ठीक है बेटे, स्टार्ट करते हैं। तो अब इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक है वो मैं लिख देता हूँ बेटे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना? लेंथ ऑफ टेंजेंट कॉमा नॉर्मल सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। ठीक है, अब ये क्या है कैसे है एक बार इसको पहले समझते हैं अपन बेटा। ठीक है, एक एक करके चीजें समझते हैं। ठीक, तो देखो इसमें एक काम करता हूँ, पहले इसको बना लेता हूँ फिर पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको आप ऐसे समझो बेटे कि अपने को क्या निकालना है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट और सब नॉर्मल। तो भाई टेंजेंट और नॉर्मल हम किसके लिए निकालते हैं? कर्व के लिए निकालते हैं। तो सबसे पहले अपन एक कर्व बना लें यहाँ पे। तो मान लो कि एक ये कोई कर्व है। ठीक है, इस तरीके से कोई एक कर्व बना हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा बना लेता हूँ। हाँ, ये थोड़ा ठीक लग रहा है, प्यारा सा है ना। तो ये मान लो एक कर्व है। अब अपने को नहीं पता कि कौन से फंक्शन का कर्व है, कोई भी एक कर्व है। ठीक है, हमें नहीं पता। ठीक, तो इस कर्व के लिए बेटा मान लो इस पॉइंट पे टेंजेंट बन जाएगी, है ना भाई। इस कर्व के लिए कहीं ना कहीं टेंजेंट तो बनी जाएगी ना एक पॉइंट पे, करेक्ट। तो लेट्स अभी के लिए मान लो कि वो टेंजेंट ये है। ठीक, इसको मैंने क्या बोल दिया बेटे कि ये क्या है, ये एक टेंजेंट है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, ये टेंजेंट है। अब ये चलो, ये जिस पॉइंट को मतलब एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे बेटे कट कर रही है उसको अभी के लिए मैंने कैपिटल टी बोल दिया। ठीक है, टेंजेंट है तो कैपिटल टी बोल दिया, एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट कर रही है। ठीक है बेटे, अब नेक्स्ट बनाते हैं अपन नॉर्मल। तो नॉर्मल आपको पता है ना बेटे कि टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है नॉर्मल, आया ना? यस सर। यस, जो नॉर्मल होती है बेटे वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। तो अपन परपेंडिकुलर भी बना देते हैं। तो लेट्स अपन ने परपेंडिकुलर कुछ इस तरीके से बनाया। ठीक है, तो ये मैंने बना दिया परपेंडिकुलर। ठीक है बेटे, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ मैं। ठीक है ना, और ये एक्स एक्सिस को जहां पे कट कर रही है बेटे उसको एन पॉइंट दे दिया। ठीक है, उसको एन पॉइंट बोल दिया। ठीक, अब ये वाला जो पॉइंट है ना बेटे जहां से टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ हो रही है, तो उसको अपन ने बोल दिया कि लेट ये कोई पॉइंट एक पी है जिसके कोऑर्डिनेट मान लिया मैंने क्या है, एच कॉमा के। यहाँ तक बात समझ में आएगी बेटा कि एक कर्व है, कर्व के ऊपर एक पॉइंट है, उस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ हो रही है और एक नॉर्मल ड्रॉ हो रही है। ठीक है, जो टेंजेंट है एक्स एक्सिस को जहां पे कट कर रही है उसको अपन ने टी बोल दिया, और जो नॉर्मल है एक्स एक्सिस को जहां कट कर रही है उसको अपन ने कैपिटल एन बोल दिया। यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई बेटे? यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसमें अब सबसे पहली बात करते हैं किसकी, लेंथ ऑफ टेंजेंट की। तो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है बेटे? तो लेंथ ऑफ टेंजेंट ये है कि ये जो पॉइंट P है ना और ये जो पॉइंट T है, ये वाली जो लाइन है ना बेटे, P और T वाली लाइन, ये इसको हम बोलेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट, यहाँ तक बात समझ में आई? तो लेंथ ऑफ टेंजेंट किसको बोला बेटे? ठीक है, तो जो PN है उसको हम बोलेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, ये बेटा टॉपिक जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना जेई एडवांस के लिए। जेई मेन में फिर भी कम पूछा जाएगा, पर एडवांस में ज्यादा चांसेस रहते हैं कि इससे क्वेश्चन आ जाए। ठीक है बेटा? यस सर। यस सर। और ये जो P पॉइंट से लेके N तक का डिस्टेंस है, ये वाला, ये N तक का यहाँ तक तो जा रहा है। ठीक है, इसको मैं टच से बना देता हूँ, एक मिनट। ये वाला, ठीक है, इसको हम बोलेंगे लेंथ ऑफ नॉर्मल। भाई नॉर्मल है तो लेंथ ऑफ नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल लाइन है। तो भाई यहाँ तक तो अपने को समझ में आ गया कि भाई ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है, ये लेंथ ऑफ नॉर्मल है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम ये करते हैं कि जो पॉइंट P है, इस P पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर गिराया कुछ ऐसा। एक मिनट,
ज्यादा अच्छा तो नहीं गिरा ये। ठीक, मान लो ये यहाँ से क्या गिरा है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप दिया, ये 90 डिग्री पे, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर दी और एक्स एक्सिस से ज्वाइन कर दिया 90 डिग्री पे, ठीक है बेटे। अब आप इसको ऐसे देखो कि ये जो पीटी वाली लाइन है, पीटी वाली लाइन दिख रही है बेटा आप सबको, पीटी वाली लाइन दिख रहा है, Yes, लेंथ sir. ऑफ टेंजेंट बेटा सबको, पीटी वाली लाइन। अब आप इसको Yes, ऐसे sir. सोचो कि ये जो पीटी वाली लाइन है ना, इस पीटी वाली लाइन पे आपने ऐसे टॉर्च उठाया, टॉर्च उठा के इस लाइन के ऊपर जैसे ही आपने लाइट दी तो इस लाइन की यूं मान लो परछाई जो होगी वो एक्स एक्सिस पे जाके गिरेगी। Sir. आया ना? Sir. अरे सबको समझ आ रहा है बेटे? हाँ बेटे, कुछ पूछना चाह रही हो? सर जो पीएन है ना, हाँ वो तो लेंथ ऑफ नॉर्मल है ना? हाँ, पीएन लेंथ ऑफ नॉर्मल है बेटे, बिल्कुल। आपने इधर लेंथ ऑफ टेंजेंट लिखा है। सॉरी, गलती से लिख लिया बेटे। अब ठीक है, ठीक है बेटे, यस लेंथ ऑफ नॉर्मल, ठीक है। ओके बेटे, क्षमा चाहेंगे, थोड़ी सी गलती हो गई ठीक है, चलो। तो ये हो गया लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये हो गया लेंथ ऑफ नॉर्मल। हाँ, तो अब मैं क्या कह रहा था कि ये जो पीटी वाली लाइन है ना बेटा, पीटी वाली लेंथ ऑफ टेंजेंट बोला है जिसको अपन ने, इस पीटी लाइन के ऊपर अगर अपन टॉर्च चलाएंगे तो इस पीटी लाइन की जो परछाई होगी, इसका जो शेडो होगा वो एक्स एक्सिस पे जाके गिरेगा। हाँ या ना? यस सर। है ना? तो मान लिया कि एक पॉइंट है यहाँ पे एम, ठीक है, एक पॉइंट है यहाँ पे एम और इसको एन बोल दिया, हाँ ठीक है। तो जो लेंथ होगी उस परछाई की वो यहाँ से यहाँ तक आएगी, ठीक है, मान लो वो यहाँ से यहाँ तक आई, तो इस वाली लेंथ को अपन ने बोला सब नॉर्मल, सॉरी सब टेंजेंट। क्या बोला बेटे? सब टेंजेंट। सब टेंजेंट मतलब ये समझ लो कि टेंजेंट का एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है। यस सर। है ना? ऐसे ही नॉर्मल के ऊपर भी हमने टॉर्च दिखाया, टॉर्च दिखा के यहाँ से जो अपने पास उसकी परछाई आई, जो उसकी शेडो आई, वो आई एम एन, और एम एन को हमने यहाँ पे बोला सब नॉर्मल। बात समझ में आ गई बेटा? सब नॉर्मल, सब टेंजेंट, टेंजेंट और नॉर्मल किस किस को बोल रहे हैं हम? यस सर। यस सर। यस, ठीक है। तो यहाँ पे जो टी एम आ जाएगा बेटे, टी एम को हम बोलेंगे लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, ठीक है। और जो यहाँ पे एम एन आ रहा है, एम एन, इसको हम बोलेंगे लेंथ ऑफ नॉर्मल। क्या बोलेंगे बेटा? लेंथ ऑफ सब नॉर्मल से, ठीक है बेटे? यस सर। है ना? चलो, यहाँ तक अपने को समझ में आ गया कि भाई लेंथ किसको बोलेंगे, टेंजेंट की लेंथ कौन सी है, नॉर्मल की कौन सी है, सब नॉर्मल की कौन सी है, सब टेंजेंट की कौन सी है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब सवाल ये है कि ये निकालेंगे कैसे, ठीक है। मेन सवाल तो ये है कि भाई ये निकालेंगे कैसे, ठीक है। तो निकालने के लिए इसको आप ऐसे देखो बेटे, मैं सबसे पहले बात करता हूँ किसकी, ट्राइंगल, किसकी बात करते हैं, पीटीएम की, पीटीएम, ठीक है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, है ना, अभी मतलब वो नहीं चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो पीटीएम, है ना, ट्राइंगल पीटीएम की बात कर रहे हैं। तो पीटीएम में आप बेटो ऐसे देखो कि अभी के लिए यार ये जो टेंजेंट है, कौन सी वाली, पीटी वाली, ये एक्स एक्सिस को जहां पे कट कर रही है तो वहां पे कुछ ना कुछ एंगल भी तो बना रही होगी, किसी न किसी कोण पे कट कर रही होगी। हाँ है ना? यस सर। है ना, कोई कोण बना रही होगी एक्स एक्सिस के साथ ये वाली लाइन, ठीक है। चलो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। तो अब ये वाला जो एंगल है बेटा एन पे, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा बेटे? 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा, शाबाश, ठीक है। ये एंगल आ गया अपने पास 90 माइनस थीटा। तो अब एक बात बताओ, आपको ये तो पता है कि भाई अगर ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल है, तो ये दोनों आपस में कितना एंगल बनाती हैं? 90। 90 डिग्री एंगल बनाती हैं। तो एक बात बताओ बेटे मेरे को कि अगर ये
टेंजेंट रेड वाली और ये ब्लू वाली नॉर्मल है तो आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। 90 डिग्री एंगल बनाएंगी कि तो मतलब ये पूरा एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। यस सर। तो इतना सा एंगल अगर 90 माइनस थीटा है तो ये वाला जो एंगल बच गया कौन सा वाला, ये वाला, तो ये कितना होगा बेटे? थीटा। थीटा। जवाब कितना होगा? थीटा। यस। तो अब ये थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा। ठीक है, समझ गए एंगल कैसे आए? यस। ठीक है, तो अब देखो बेटे एक बात बताओ, एक चीज मेरे को बस ये बता दो कि एक मान लो ये पॉइंट है, ठीक है, इसको मैंने बोल दिया मान लो 2,3 एक पॉइंट है और ये है एक्स एक्सिस। क्या है बेटे? एक्स एक्सिस। तो इस पॉइंट का यहाँ से एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा बेटे, बता सकते हो? कितना दूरी पे होगा ये एक्स एक्सिस से? 2। पक्का 2 पे होगा? 3 पे होगा। ठीक है, 3 पे होगा। भाई आप ये सोच के देखो ना कि ये पॉइंट आया कैसे होगा। देखो मैं आपको ऐसे बता देता हूँ बेटे कि जैसे हमने ये बनाया, ठीक है, ये कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, 0,0 है ना, एक्स वाई प्लेन बनाना है। तो मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है 2,3। अगर मुझे 2,3 तक जाना है तो मुझे एक्स एक्सिस पे 2 यूनिट चलना पड़ेगा, वाई एक्सिस पे 3 यूनिट चलना पड़ेगा। आया ना? यस। तो इस पॉइंट का ये एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना हुआ, कितनी दूरी पे है? 3 पे ना? यस सर। है ना? तो अब मान लो पॉइंट जो है वो 2,3 नहीं है, वो पॉइंट 2,3 नहीं है, वो पॉइंट है h, k। तो क्या आप मेरे को बता सकते हो कि ये पॉइंट का, P पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा, कितनी दूरी पे होगा? के। हमेशा याद रखना बेटे ये मेरी बात, इसको दिमाग में डाल दो कि अगर एक्स एक्सिस से तो हम कोई भी एक पॉइंट बनाते हैं, उस पॉइंट P का एक्स एक्सिस से अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे तो वो जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट होगा। बात समझ में आ गई? y कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा? पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस। क्लियर है? बोलो सबको क्लियर है बेटा? सबको समझ में आया? यस सर। यस चलो बहुत बढ़िया। अब वापस इस पे आओ। अब एक बात मेरे को बताओ कि ये जो है, ये मैंने क्या बोला, एक्स एक्सिस है, ये वाला है ना, ये वाली लाइन, ये ठीक है, ये एक्स एक्सिस है बेटा, है ना? मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ये वाली लाइन एक्स एक्सिस है। अब इस एक्स एक्सिस से पी पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा बेटे? कितना होगा? ये पीएम की बात कर रहा हूँ, पीएम कितना होगा? के होगा, मैंने बोला था ना वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट। अब इस के की जगह मैं इसको चलो अभी के ही लिख देता हूँ, ठीक है, मॉड के बाद में कर दूंगा। अब वापस हम किसमें आते हैं? ट्राइंगल में, ट्राइंगल पीटीएम में, ठीक है, ट्राइंगल पीटीएम। अब पीटीएम ट्राइंगल में बेटा एक चीज बताओ मेरे को कि यहाँ पे एंगल थीटा है, ठीक है, तो अगर ये थीटा है तो ये कुछ ना कुछ स्लोप बना रहा होगा। और स्लोप हम कैसे निकालते हैं? स्लोप हम ऐसे ही निकालते हैं, m बराबर tan थीटा करके। आया ना? यस सर। पीटी लाइन जो टेंजेंट है, इस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? m बराबर tan थीटा होगा, ये अपने को पता है ना? क्या आ गया? m बराबर tan थीटा। ठीक है, तो अब इस वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल पीटीएम में बेटा सबको समझ में आ रहा है? किसी को अगर छोटी सी भी दिक्कत हो ना वो पूछ लेना, ठीक है? अच्छा टॉपिक है, इससे एडवांस में क्वेश्चन आते हैं, अभी भी कह रहा हूँ, ठीक है ना? चलो अब ट्राइंगल पीटीएम में एक बात मुझे बताओ, अगर मुझे इस वाले टेंजेंट मतलब पीटी का लेंथ निकालना है और मेरे पास एक साइड दे रखा है, आप इसको ऐसे समझो कि यहाँ पे P है, यहाँ पे बेटे T है और यहाँ पे M है। ये जो PM है इसका लेंथ है K, मतलब इसका जो लेंथ है, लंबाई है, वो K है। और मुझे PT निकालना है, PT लाइन, ये थीटा एंगल है, 90 डिग्री, तो मुझे PT निकालना है। तो आपने बेटे 10th क्लास में कभी वो त्रिकोणमिति का एप्लीकेशन पढ़ा था, मतलब त्रिकोणमिति वाला पढ़ा था? हाँ,
ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है बेटे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज करके था ना, त्रिकोणमितीय रेशियो करके ऐसा कुछ था, जिससे अपन साइन थीटा Yes, cos थीटा रेशियो निकालते थे। हाँ हाँ करेक्ट। तो एक बात बताओ Yes, बेटे, ये Sin हाँ theta. ये थीटा है, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, ये वाली साइड बेस होती है, ये वाली साइड हाइपोटेनस होती है। तो अगर मैं आपसे Hypotenuse. अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मुझे हाइपोटेनस निकालना है और मुझे ये बेस ये परपेंडिकुलर पता है, कैसे निकालेंगे? Sin theta. साइन Sin थीटा। inverse theta. साइन थीटा। आई बात समझ बेटे, सबको समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो इसमें अगर मुझे साइन थीटा निकालना है तो साइन थीटा किसके बराबर आएगा बेटे? Perpendicular upon hypotenuse. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ट्राइंगल पीटीएम में परपेंडिकुलर क्या है? के। हाइपोटेनस क्या है? पीटी, जो हमें निकालना है। Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ से पीटी किसके बराबर आ जाएगा? के अपॉन साइन Sin थीटा। inverse. ठीक है, अब एक बात बताओ, ये जो है टेन थीटा जो है एम के बराबर है। तो ऐसे क्वेश्चन हमने कर रखे हैं ना 10th क्लास में। अगर हमें टेन दे रखा है तो अगर हमें साइन निकालना था तो कैसे निकालते थे भाई? हम एक ट्राइंगल बनाते थे। ठीक है, ये एंगल थीटा है, टेन थीटा दे रखा है। टेन थीटा मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। याद आ रहा है? Yes, sir. और अगर ये m के बराबर दे रखा है तो उसका मतलब इसको अपन रेशियो में m/1 लिख सकते हैं। इसका मतलब परपेंडिकुलर m हो गया, बेस 1 हो गया, और हाइपोटेनस कितना हो गया? K 1 प्लस m स्क्वायर। square. पाइथागोरस थ्योरम Yes, sir. हो जाएगा। ठीक है, तो अभी Yes. मैं यहाँ से अगर आपको बोलूं Yes, बेटे sir. साइन थीटा निकाल के बताओ, तो साइन थीटा किसके बराबर आएगा? M upon under root 1 plus M square. हाँ, m अपॉन अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर बेटे। तो इस साइन थीटा की जगह मैं ये लिख सकता हूँ। Yes, sir. ठीक है, K तो बस root मुझे 1 plus M square upon M. यही बताना था। अब ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? k अपॉन में कितना था साइन थीटा? m अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। Under root 1 में. ठीक है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके अगर लिखूं मैं बेटे, तो क्या pt जो है वो इसके बराबर आएगा? k इंटू अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर बटे m। आया ना? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ बेटे, ये जो डिनोमिनेटर में नीचे m लिखा हुआ है, इसको अपन ये रूट के अंदर लेके जा सकते हैं? Yes, कैसे? sir. अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं, स्क्वायर हो जाएगा. 1 अपॉन m स्क्वायर अपॉन में m स्क्वायर हो जाएगा बेटे। Yes, sir. Yes, sir. है ना? और ये क्या है? pt इक्वल टू k। सो दिस इंप्लाइज pt बराबर k। इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस 1 अपॉन m स्क्वायर। अगर अलग अलग करेंगे तो यही तो आएगा। Yes, sir. है ना? तो ये अपने Yes, पास sir. आ गया pt। pt बोले तो क्या लिखा हुआ है? ये Length of tangent. लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो इसका मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना पड़ा अपने को अगर क्वेश्चन में, तो उसका ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब ये जो k लिखा हुआ है ना बेटे, k के आगे में क्या लगा रहा हूँ? मॉड लगा रहा हूँ। क्या लगा रहा हूँ बेटे? मॉड लगा रहा हूँ। मॉड क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव हो सकती है क्या? No, sir. नहीं हो सकती, No, इसलिए sir. मैंने मॉड लगा दिया। ठीक है, लेंथ है ना, ये लेंथ लंबाई, वो कभी नेगेटिव में आ नहीं सकती। तो ये पीटी निकालने का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब इसको अपन अप्लाई कैसे करेंगे? इसको अपन अप्लाई ऐसे करेंगे कि भाई क्वेश्चन में अपने को पॉइंट दे रखा होगा, तो उस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो लंबाई होगी। लंबाई मतलब मॉड k की वैल्यू होगी। ठीक है, और अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन m स्क्वायर, इसमें m क्या होगा? जो टेंजेंट दे रखी होगी बेटा, उसका स्लोप। बात समझ में आ गई? Yes, sir. ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ऐसे ही मैंने क्या किया बेटे? पीटी निकाला है। पीटी मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाला है। ठीक है, ये तो था 1। ठीक है, दूसरा सेकंड क्या था बेटे? इसको अगर मैं फर्स्ट बोल दूं, ये पीटी है, सेकंड पीएन है, थर्ड टीएम है, और फोर्थ एमएन है। अगर मुझे पीएन निकालना है, पीएन मतलब लेंथ ऑफ नॉर्मल, है ना बेटे? पीएन क्या है? लेंथ ऑफ नॉर्मल है। ठीक है, अच्छा चलो Yes. सेकंड में तो इसी से पहले सब टेंजेंट. हाँ करेक्ट। एक काम करते हैं, पहले ना अपन तीसरा वाला निकाल देते हैं, क्योंकि तीसरा वाला इसी ट्राइंगल में ही तो है ना?
तीसरे वाले में क्या करना है अपने को, QM, ये तीसरा वाला क्या है, TM निकालना है अपने को इस वाले ट्राइंगल में, है ना। तो इस वाले ट्राइंगल में अगर मुझे TM निकालना है तो मुझे क्या यूज करना चाहिए, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना चाहिए, tan theta, tan करना चाहिए, है ना। cos निकल जाएगा। हाँ, tan निकल जाएगा ना बेटे, क्योंकि परपेंडिकुलर अपने पास है जो कि K बेस निकालना है ना, तो P दे रखा है, B निकालना है तो अपन tan थीटा का यूज करते हैं, Yes, sir. है ना। तो yes sir, अगर मुझे TM निकालना है तो TM निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले अपन एक काम करते हैं, इसमें tan थीटा यूज कर लेते हैं। tan थीटा क्या आ जाएगा बेटे, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर K अपॉन बेस जो कि हमें निकालना है TM, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, TM इक्वल टू K बाय tan थीटा, K by M, हाँ करेक्ट, और tan थीटा क्या है, M है, शाबाश। तो TM इक्वल टू क्या आ जाएगा, K बाय M, और M के ऊपर हम क्या लगा देंगे, मॉड, ठीक है। yes sir, तो ये अपने पास क्या आ गया बेटे, TM आ गया। वैसे इसमें एक काम करो, जो मॉड है ना, आप मॉड पूरे के ऊपर लगा लो, पूरे के ऊपर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लंबाई निकाले ना, वो नेगेटिव हो ही नहीं सकती, तो पूरे पे मॉड लगा दो, है बस समझ। Yes, sir. yes sir, ठीक है, तो ये सबको समझ में आ गया कि अपन ने कैसे निकाला ये, Yes, sir. है ना, टेंजेंट और सब टेंजेंट। तो ऐसे ही अब मुझे आप निकाल के बताओ कि नॉर्मल और सब नॉर्मल क्या होगा। अभी अपन ने ट्राइंगल PTM लिया है, तो एक बार आप ट्राइंगल PNM ले लो, आया समझ। उसमें वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सब यूज करके मुझे बस ये बता दो कि लेंथ ऑफ नॉर्मल मतलब TN और MN का लेंथ क्या होगा। समझ में आ गया बेटे, Yes, sir. yes sir, चलो स्टार्ट हो जाओ, बताओ क्या आएगा। mod of K upon under root 1 plus M square, नहीं MN तो ना, ये तो PN आ रहा है ना, मॉड के अंडर रूट 1 प्लस M स्क्वायर, ये तो PN आएगा ना बेटे। mod K M, हाँ मॉड KM, करेक्ट, मॉड KM आ रहा है बेटे, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, गुड, यस। निकल गया बाकी सबका कि बताना पड़ेगा, निकल गया। निकल गया, ठीक है चलो कोई नहीं, नहीं निकला तो आप निकाल लेना बेटे, सेम वैसे ही निकालना है। तो मैं लिख देता हूँ अभी के लिए सेकंड, जो आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट निकला है, ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, सॉरी लेंथ ऑफ नॉर्मल निकला है, तो लेंथ ऑफ नॉर्मल आपका ये निकला होगा PN, जो कि किसके बराबर आएगा, मॉड K अंडर रूट 1 प्लस M स्क्वायर, ठीक है, और चौथा MN, ठीक है, MN क्या है बेटे, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, जो कि किसके बराबर आएगा, मॉड KM के, ठीक है। yes sir, आगे समझ बेटे, चलो अब इस पे क्वेश्चन करके देखो कि क्वेश्चन कैसे आप पूछ सकते हैं, इस पे ऐसे पूछ सकते हैं कि इफ ST एंड SN, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, ST एंड SN are the length of the subtangent and the subnormal at the point theta बराबर pi/2 on the curve x बराबर a times theta plus sin theta, comma y बराबर a times 1 minus cos theta, where a not equal to 1, then first point ST बराबर SN, second ST बराबर 2SN,
थर्ड एस टी स्क्वायर बराबर ए एस एन क्यूब, फोर्थ एस टी क्यूब बराबर एस एन। बेटा बाकियों का आया कि बता दूं? सर बता दीजिए। बता देता हूँ बेटा, कोई नहीं, देख लो। इसमें अपने को क्या करना है भाई, देखो क्या निकालना है अपने को, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। ठीक है, तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट और सब नॉर्मल निकालने के लिए अपने को बेसिकली दो ही चीजें चाहिए। आपको पता है ना, एक तो के चाहिए और एम चाहिए, है ना। यस सर। एम मतलब स्लोप, तो पहले स्लोप की बात करते हैं। स्लोप कहाँ से आएगा बेटे? वो ऐसे आएगा कि अपने को एक कर्व दे रखा है एक्स और दूसरा कर्व दे रखा है वाई, तो यहाँ से अगर अपने को डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो पता है ना आपको क्या करना पड़ेगा, स्लोप निकालनी है मतलब डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है, तो y को रेस्पेक्ट करना पड़ेगा, y को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा थीटा के रेस्पेक्ट में, तो कितना आएगा a थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1, ये कितना हो जाएगा साइन थीटा का कॉस थीटा, यही हो जाएगा। अच्छा सॉरी, y को करना है और मैं x को क्यों कर रहा हूँ, ए साइन थीटा a1, होगा सर। हाँ a1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा माइनस साइन थीटा, मतलब प्लस साइन थीटा हो जाएगा बेटे। यस सर। और डिनोमिनेटर में कितना है, a थीटा का डिफरेंशिएशन 1 कॉस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा। तो आपको दिख रहा है बेटे a से a कट गया, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यही आएगा, सॉरी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब ये अपने को कब निकालना है, जब थीटा जो है वो पाई बाय 2 के बराबर है, तो यहाँ पे थीटा की जगह पाई बाय 2 रख लो, तो थीटा की जगह पाई बाय 2 रखेंगे तो कितना आएगा बेटे, साइन पाई बाय 2 कितना होता है 1, कॉस पाई बाय 2 0 होता है, तो अल्टीमेटली ये 1 आ गया। और ये जो 1 आया ये क्या है, एम ही तो आया है, आया ना। यस सर। ओके, अब क्या चाहिए, एम तो आ गया, के चाहिए, और के के लिए मैंने क्या बताया था, के क्या होता है वाई। वाई कोऑर्डिनेट, के क्या होगा बेटे वाई कोऑर्डिनेट, है ना। वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, वाई कोऑर्डिनेट कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, तो इस वाई कोऑर्डिनेट में हम कब निकालना है, ये जब थीटा पाई बाय 2 है तो पाई बाय 2 रख लो, a इंटू 1 माइनस कॉस पाई बाय 2, और कॉस पाई बाय 2 का वैल्यू कितना होता है बेटे 0, तो y बराबर a आ जाएगा। यस सर। और y बराबर a आया मतलब ये क्या आ गया, k आ गया। यस सर। तो बस k आ गया, m आ गया, अब क्या निकालना है अपने को, सब टेंजेंट। तो सब टेंजेंट का फॉर्मूला क्या था बेटे, मॉड के बाई एम। हाँ मॉड k बाय m, तो st जो है सब टेंजेंट मॉड k बाय m। ठीक है, तो मॉड k का वैल्यू कितना है बेटे a अपॉन m का वैल्यू 1, तो अभी के लिए बोल दूं a के बराबर आया ये। यस सर। ठीक, चलो उसके बाद क्या है बेटे, सब नॉर्मल। सब नॉर्मल का फॉर्मूला क्या था, एस एन बराबर क्या आएगा, मॉड के इंटू एम, करेक्ट। तो मॉड के किसके बराबर है, ए के, एम 1 के, तो इसको ए बोल दूं, तो इसका मतलब एस टी भी ए आया, एस एन भी ए आया, इसका मतलब एस टी और एस एन दोनों बराबर आए। यस सर। है ना, तो कौन सा ऑप्शन चाहिए, पहला वाला, आया समझ। यस सर। यस, सबको समझ आ गया बेटे। यस सर। यस सर। ठीक है, आसान था, अब कर लोगे ऐसा क्वेश्चन आएगा तो। यस सर। है ना, आपको बस के और एम दो ही निकालने हैं, ठीक है बेटे। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है बेटे इसमें नेक्स्ट टॉपिक, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स। दो कर्व के बीच में अपने को क्या निकालना है बेटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे समझो कि मान लो एक कर्व ऐसा बना हुआ है, एक कर्व ऐसा बना हुआ है। ठीक है, चलो मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं बेटा।
अब जैसे आप लोग तो रहते हो कहाँ पे, उत्तराखंड साइड, तो उत्तराखंड साइड तो बड़े पहाड़ पहाड़ है ही सही, है ना? Yes, sir. बढ़िया पहाड़ है ही सही, है ना? मैं भी एक दो बार आया था उत्तराखंड, देख के गया था, है ना? मुझे बहुत मजा आ गया था, ठीक है पहाड़ देख के। सो अब आप ऐसे देखो कि भाई ये एक पहाड़ी एरिया में, तो ये एक पहाड़ ऐसे बना हुआ है मान लो, ठीक है, और एक पहाड़ यहाँ पे ऐसे बना हुआ है, ठीक है। दो ये पहाड़ है, दो पहाड़ के बीच में ये ऐसे छोटी सी नदी जा रही है, हाँ ऐसे इमेजिन करो आपके यहाँ पे कोई ना कोई एक ऐसा एरिया होगा इसे जहाँ पे ऐसे पहाड़ होंगे, बीच में ऐसे नदी जा रही होगी। अब आपको क्या करना है, इस रास्ते से इस रास्ते जाना है, मतलब इन दोनों के बीच में एक पुल बनाना है। क्या बनाना है बेटे? इन दोनों के बीच में ऐसे पुल बनाना है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर दो पहाड़ों के बीच में से नदी, उनके बीच में अगर हमें पुल बनाना है, तो पुल हम वहां पे बनाएंगे ना जब दो पहाड़ के जैसे दो पहाड़ है, तो दो पहाड़ में कहीं ना कहीं आगे पीछे कोई स्पेस तो ऐसा होगा जहाँ पे उन दोनों पहाड़ के बीच की जो डिस्टेंस होगी, जो दूरी होगी, वो सबसे कम होगी। Yes, sir. हाँ है ना? Yes, sir. है ना? तो यूँ समझ लो अपने को इन दो पहाड़ों के बीच में पुल बनाना है, और पुल बनाने के लिए भाई हमें जो पैसे खर्च करने हैं वो कम से कम करने। तो दो पहाड़ के बीच में कम से कम पैसे में कौन सा पुल बन सकता है, जब दो पहाड़ ज्यादा पास में हो एक दूसरे के? Yes, sir. बात समझ में आ गई? Yes, sir. है ना? तो ये पास में कब होंगे? ये पास में तब होंगे जब इन दोनों पहाड़ों के लिए जो नॉर्मल होगा वो क्या होगा, बराबर होगा, एक ही लाइन पे लाई कर रहा होगा। नॉर्मल कैसे एक ही लाइन पे लाई कर रहा होगा? अब यहाँ पे नॉर्मल का मतलब क्या है? नॉर्मल का मतलब ये है कि बेटा इस पहाड़, मतलब ये जो कर्व बने हुए हैं, इस कर्व के मान लो ये जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो सबसे छोटा है। तो इन दोनों पॉइंट से ऐसे टेंजेंट बन जाएगा, Yes, है sir. ना? और अगर टेंजेंट बन गया तो कोई ना कोई एक नॉर्मल ऐसा होगा ही सही जो इन दोनों पॉइंट पे बन जाएगा, मतलब इन दोनों पॉइंट के लिए एक ही नॉर्मल बन जाएगा, है ना? Yes, sir. ठीक है। तो अगर हमें दो कर्व के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? वो हमेशा वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा जो दो पॉइंट के बीच का कॉमन नॉर्मल होगा। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई बेटे? Yes, sir. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, उसका लिख लो, बिटवीन नॉन इंटरसेक्टिंग डिफरेंशिएबल। भाई नॉन इंटरसेक्टिंग डिफरेंशिएबल क्या लिख रहा हूँ? क्योंकि अगर इंटरसेक्ट कर जाएंगे, मिल जाएंगे, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे कैसे? दो के बीच, दो कर्व के बीच में, और दोनों डिफरेंशिएबल होने चाहिए। डिफरेंशिएबल होने चाहिए इसका मतलब कि दोनों के बीच में कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए, है समझ? differentiable curves is always along their common normal। ठीक है, हमेशा क्या होगा? जो उनका कॉमन नॉर्मल होगा दो कर्व का, दो कर्व के बीच जो कॉमन नॉर्मल आएगा वो क्या बताएगा? अपना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताएगा। ठीक है, कैसे? एक क्वेश्चन करके देखते हैं, अभी समझ में आ जाएगा बेटे और अच्छे से। क्वेश्चन इज फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर बराबर 6 whose distance from the line x plus y बराबर 7 is minimum। ठीक है, मतलब हमें उस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है इस लाइन पे जो कि सबसे कम हो। ठीक है, तो पहला
ऑप्शन 2,1, दूसरा ऑप्शन -2, -1, तीसरा ऑप्शन -2, 1 एंड चौथा ऑप्शन 1, -2। ठीक है बेटे, चलो Yes, तो sir. इसको एक बार पहले समझ लो, करेंगे कैसे। इसको अपन ऐसे करेंगे कि भाई अपने को क्या निकालना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बारे में पूछा है, ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए। तो कर्व क्या दे रखा है, सबसे पहले तो कर्व लिखते हैं x² + 2y² = 6, ये दे रखा है बेटे, आया ना? Yes, sir. ठीक है, ये दे रखा है। अब इसमें अपन क्या करेंगे, इसमें आप ऐसे देखो कि ये कर्व दे रखा है, तो कर्व निकालने के लिए मैंने क्या बोला था, दो कर्व के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा वो हमेशा क्या आएगा, जब हम उन दोनों का नॉर्मल निकालेंगे। तो नॉर्मल हम कैसे निकालते हैं, पहले हम टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं, फिर ही नॉर्मल निकालते हैं, Yes, sir. है ना? तो इसके लिए अगर मुझे स्लोप निकालना है तो पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा dy/dx लाने के लिए, Yes, sir. है ना? तो इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 2x + 2y, x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे dy/dx आ जाएगा बेटे, बराबर 0, आया ना? सर वो 4y हो जाएगा। हाँ सॉरी, 4y, ठीक है बेटे। तो यहाँ से dy/dx किसके बराबर आ जाएगा, -x/2y के बराबर आएगा। देखो यही आ रहा है, Yes, sir. ठीक, ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, यही आया, ठीक है। तो अगर ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा बेटे इसके लिए, 2y/x. 2y/x, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला कर्व। दूसरा लाइन दे रखा है, तो ये जो लाइन दे रखा है x + y = 7, इसमें अगर अपन dy/dx निकालेंगे तो क्या आएगा बेटे, या dy/dx निकालने की जरूरत नहीं है, इसमें तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं इसका स्लोप कितना आएगा बेटे, स्लोप ऑफ लाइन कितना आएगा बेटे, 7. 7 स्लोप पक्का, -1. -1, इस लाइन का स्लोप कितना आएगा, -1। बेटा ये सबको आ गया निकालने या बता दूं, बोल बेटे, आ गया सर। आ गया, ठीक है। तो इसका स्लोप -1 है, तो इसका नॉर्मल का स्लोप क्या होगा बेटे, 1, आया ना? यस सर। इसका नॉर्मल का स्लोप 1 है। तो मैंने क्या बताया था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो हमेशा कॉमन नॉर्मल होगा, तो मतलब इन दोनों का नॉर्मल बराबर होना चाहिए, तभी तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा। तो दोनों का नॉर्मल बराबर कर दो, तो ये हो जाएगा 2y/x = 1, ठीक है। तो 2y/x = 1 आ गया, तो यहाँ से 2y जो है वो x के बराबर आ जाएगा, आया ना? यस सर। 2y जो है वो x के बराबर आ गया। अब इसके बाद अपने को क्या करना है भाई, ये पता लग गया x और y में अपने पास एक रिलेशन आ गया। तो अगर अपने को पॉइंट निकालना है, तो पॉइंट निकालने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, लाइन की इक्वेशन में रख सकते हैं इसको, तो वहां से पॉइंट आ जाएंगे। भाई लाइन क्या दे रखी है अपने को, लाइन की इक्वेशन क्या दे रखी है, x + y = 7। तो इसमें क्या मैं x की जगह 2y रख सकता हूँ, यस सर। आया ना? चाहे इसमें रख दो चाहे फर्स्ट वाले में रख दो, ठीक है। एक काम करते हैं, चलो ऊपर वाले कर्व में रख लेते हैं, ऊपर वाले में रख लेते हैं। ऊपर वाले में अगर अपन रखते हैं तो क्या आएगा, x² + 2y²। अच्छा आपने को ये बोल रखा है ना, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, हाँ तो ऊपर वाले इक्वेशन में रखना पड़ेगा, नीचे वाले में, लाइन पे नहीं, सॉरी। तो x² + 2y² = 6, इसमें बेटे x की जगह 2y रखेंगे तो कितना आएगा, ये 2y का होल स्क्वायर + 2y² = 6 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया बेटे, 4y² + 2y² = 6, ये आ जाएगा, आया ना? यस सर। ठीक है, तो ये कितना बन गया बेटे, 6y² = 6,
और y स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1, तो y कितना हो जाएगा +-1। ठीक, Yes, sir. y कितना हो जाएगा +-1। तो अब y +-1 हो गया अगर, तो फिर x मुझे बता दो बेटे, x क्या आएगा। x निकालने के लिए आप y को इस वाली इक्वेशन में डाल दो, पहली वाली में, क्योंकि अपने को जो पॉइंट चाहिए ना बेटे, वो पॉइंट इस कर्व के ऊपर निकालना है, लाइन के ऊपर नहीं निकालना। लाइन से तो उस पॉइंट का डिस्टेंस अपने को देखना है। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. है ना? तो जल्दी से बताओ मुझे x क्या आएगा। +-2. +-2 नहीं आएगा, केवल 2 ही आएगा बेटे, क्योंकि स्क्वायर है ना। 2y = x. हाँ भाई, x की वैल्यू आप ये रख दोगे इसमें। अच्छा इसमें रख लो, सॉरी मैं लाइन की इक्वेशन में रख रहा था। हाँ नहीं सही है। हाँ तो क्या आएगा बेटे रखेंगे तो +-2. हाँ, तो x ये अपने पास ही आ जाएगा, या फिर इसमें रख दो, उसमें रख दो, किसमें भी रख दो, एक ही बात है। चलो ठीक है, तो इसमें रखा तो कितना हो गया 1, रखा तो 2 -4, तो x = +-2। ठीक है, ये आ जाएगा। एक मिनट, इसको मैं सही से लिख देता हूँ। ठीक है, अब अपने को क्या करना है बेटे, ये जो अपने पास +-2 आया है ना, तो यहाँ से पॉइंट क्या क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे 2, 1 और -2, -1 आया ना। Yes, sir. अब ये देखो कि ये जो कर्व है ना बेटे, इस कर्व के ऊपर ऐसे ये 2 पॉइंट है जहाँ से डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं लाइन की। अब अपने को तो वो डिस्टेंस चाहिए जो सबसे छोटी है, तो अगर सबसे छोटी डिस्टेंस निकालना है बेटे, तो डिस्टेंस निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों पॉइंट से लाइन के ऊपर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है भाई? ये कर्व है, ये कर्व है, कौन सा वाला कर्व है, ये वाला x² + 2y² = 6, ये वाला कर्व है। अब इस कर्व के ऊपर बेटे हमारे पास 2 पॉइंट आए हैं। ठीक है, एक है -2, -1, एक आया है 2, 1। अब यहाँ से एक ऐसे लाइन बन रही है। अब इस लाइन से इससे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा या इससे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा, ये अपने को निकालना पड़ेगा। बात समझ आई? समझ आया बेटे? Yes, sir. यस, तो भाई इससे अपने को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो इससे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकाला जाए? आपने 11th क्लास में डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था? Yes, sir. Yes, sir. पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला ऐसा कुछ करके था, d = mod ax1 + by1 + c/√a² + b²। याद आया कुछ? Yes. Yes, sir. है ना? तो बस एक के लिए आप d1 ले लो, एक को आप d2 ले लो। मतलब आप एक काम करो, एक पॉइंट ये ले लो, पहला वाला पॉइंट 2, 1, 2, 1 के लिए डिस्टेंस निकालो, उसको d1 बोल दो। तो d1 बराबर कितना आ जाएगा, mod ax1। इक्वेशन क्या दे रखी है, इक्वेशन कहाँ गई, x + y -7 = 0। ठीक है, तो इसमें आप क्या करो, पॉइंट रख दो। ax1 मतलब 2, by1 मतलब कितना हो जाएगा 1, -7 अपॉन में √a² मतलब x का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर इज 1, b मतलब y का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर इज 1। ठीक है बेटा, ये सबको आता है ना पॉइंट प्लॉट करना, कि मैं बता दूं? आता है। आता है ना, सबको आता है ना बेटे? Yes, sir. यस, तो ये कितना आ जाएगा बेटे, ये आ जाएगा अपना mod 2 + 1 = 3, 3 - 1 = 7, -4 अपॉन √2, -4 का mod इज 4 अपॉन √2। तो ये कितना आ गया बेटे, 2√2। 2√2. ठीक, तो ये तो निकाला कहाँ से अपन ने, 2, 1 से। अब नेक्स्ट किससे निकालना है, -2, -1 से। अब पॉइंट जो है वो ये ले लो, -2, -1। अब इससे निकालो इस लाइन से, तो इसको अभी d2 बोल दो। फिर d2 बराबर कितना हो जाएगा, mod ये हो जाएगा -2, -1, -7 अपॉन में √1 + 1, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, -10 का mod अपॉन में √2 और -10 का mod इज 10 अपॉन में √2। तो ये किसके बराबर आ जाएगा बेटे, 5√2 के। 5√2. ठीक है, अब अपने को तो क्या निकालना है, डिस्टेंस सबसे छोटा होना चाहिए। तो किससे डिस्टेंस छोटा आ रहा है,
2,1. 2,1 से डिस्टेंस छोटा आ रहा है। तो अगर 2,1 से डिस्टेंस छोटा आ रहा है तो इसका मतलब जो आंसर है अपना फर्स्ट ऑप्शन होगा 2,1। आएगा समझ? ठीक है बेटे, ऐसे करना था ये क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन है ना जेई का ही क्वेश्चन है, जेई में पूछा था बेटे क्वेश्चन। आया समझ? बोलो हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. सबको क्लियर है बेटा? चलो नोट कर लो इसको फिर। सर अगर लाइन की जगह दूसरा भी कर्व ही दिया है तो उसके लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए क्या फॉर्मूला है? बेटा दूसरा लाइन दिया हो, कर्व दिया हो, कुछ भी दिया हो, मतलब दो अगर कर्व दे रखे हैं उनके बीच में अगर अपने को डिस्टेंस निकालना है ना, तो आप दोनों कर्व की स्लोप निकाल लो और स्लोप को दोनों की बराबर रख लो। ठीक है, तो बराबर रखोगे तो आपके पास पॉइंट आ जाएगा, उस पॉइंट को आप किसी में भी पुट करो, शॉर्टेड डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है बेटे? यस सर। नोट कर लिया बेटा सबने? ठीक है बेटा, मोनोटोनिक फंक्शन। अभी मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है? मोनोटोनिक फंक्शन बेसिकली वो फंक्शन होते हैं जो इंक्रीज करते हैं और डिक्रीज करते हैं। ठीक है, मतलब लगातार बढ़ेंगे, लगातार कम कम होंगे। ठीक है, लगातार क्या, बढ़ना कमना ऐसे बोल दो। ठीक, अब इसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी बेटा? इंक्रीजिंग फंक्शन की। ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन। अब इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है इसमें देखो आप, इंक्रीजिंग फंक्शन में बेसिकली हम दो टाइप बताएंगे। एक तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अभी क्या क्या है अभी बता देता हूँ बेटे। ठीक है, दूसरा है इंक्रीजिंग। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब आएगा? ये तब आएगा इफ x1 is less than x2, this implies f of x1 is less than f of x2। ठीक है, और इंक्रीजिंग कब आएगा? इफ x1 is less than x2, this implies f of x1 is less than और equal to f of x2। ठीक है, अभी क्या लिखा हुआ है क्या है अभी सब समझ में आ जाएगा बेटे। बस देखो इसको आप ऐसे समझो कि मैंने क्या किया, एक ग्राफ बनाया। ठीक है, अपन एक ग्राफ बनाते हैं, कोई एक फंक्शन है, ग्राफ बनाया। ठीक है, वो ग्राफ मान लो कुछ ऐसा बना। ठीक है, और एक यहाँ पे मैंने दूसरा ग्राफ बनाया। ठीक है, वो ग्राफ मान लो ऐसा बना। ठीक है, तो कोई ना कोई बेटा आप सोच सकते हो कि कोई ना कोई ऐसा फंक्शन तो होगा ही कहीं जिसका ग्राफ फर्स्ट वाला होगा, और कोई ना कोई एक ऐसा फंक्शन होगा जिसका ग्राफ ये सेकंड वाला होगा। आया ना? यस सर। है ना? तो अभी के लिए मान लिया ये जो पॉइंट है वो क्या है बेटे? x1, और ये वाला जो पॉइंट है ये है x2। ऐसे ही यहाँ पे एक पॉइंट मान लिया मैंने, दिस इज x1, और यहाँ पे एक पॉइंट मान लिया, ठीक है, दिस इज x2, ये यहाँ पे। ठीक है, अब एक चीज बेटे देखो क्या, कि ये क्या है, ये हमने जो ग्राफ बनाया है, ये वाला जो लाइन है वो आपको पता है ना, ये एक्स एक्सिस होता है बेटे, है ना, और ये वाई होता है, ये तो पता ही है आप लोगों को, है ना? यस सर। यस सर। ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है। ठीक है, ये एक्सिस है दोनों। ठीक है, तो इसमें आप ये चीज देखो बेटे क्या, कि जैसे मैंने एक्स एक्सिस बनाया इस तरीके से, तो एक्स एक्सिस पे यहाँ पे ओरिजिन होता है, मतलब 0,0 से स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, यहाँ पे सारे नेगेटिव होते हैं, यहाँ पे सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो 0 के बाद जैसे मैं अगर कोई भी नंबर लिखूंगा, तो 0 के बाद लेट्स से मैंने मान लो 3 लिखा। ठीक है, अब जैसे 3 के बाद मैं अब आगे बढ़ूंगा, तो आगे बढ़ूंगा तो नंबर बढ़ते जाएंगे, तो यहाँ कहीं मान लो 7 आएगा, आया ना? यस सर। आएगा। तो बेटे आपको दिख रहा है ना कि जो 3 जो है वो तो 7 से हमेशा छोटा आएगा। यस सर। अगर अपन एक्स एक्सिस में पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे जाएंगे तो नंबर बढ़ता जाएगा, इसका मतलब उससे पीछे वाला नंबर आगे वाले से छोटा ही होगा, है ना? यस ये सर। बात सबको समझ में आ गई बेटे? यस सर। आ गई? चलो
तो अब इसमें ऐसे देखो कि यार ये जो x1 है, x1 तो x2 से हमेशा ही छोटा होगा, कैसा? है ना। इस दूसरे वाले में भी जो x1 है वो x2 से हमेशा ही छोटा होगा। तो ये तो हो गया x। अब अपन बात करते हैं y की, ठीक है। भाई ये फंक्शन कौन कौन सा है, y बराबर fx बोल दिया अपन ने इसको, ठीक है। तो फर्स्ट वाले को एक काम करते हैं, एक मिनट, ये जो फर्स्ट वाला है इसको अपन ने y बराबर fx बोल दिया, ठीक है। दूसरा वाला जो है अभी के लिए उसको कुछ भी बोल दो, y बराबर dx बोल दो, कोई बोल दो, अभी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अगर मैं इनकी y की वैल्यूज की बात कहूंगा बेटे, ठीक है, किसकी बात करूंगा, अगर मैं y की वैल्यू की बात करूंगा तो आप एक चीज बेटे देख सकते हो कि ये जो ग्राफ है वो कंटिन्यू बढ़ रहा है। y इक्वल टू एफ को देखो, ग्राफ बढ़ रहा है ना, कहीं भी नीचे जा रहा है, नो सर। कहीं भी नीचे नहीं जा रहा, मतलब ये कंटिन्यू बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब इसमें एक चीज देखो बेटे कि मान लो ये x1 जो है वो मैं यहाँ पे ना लेके यहाँ पे ले लेता अगर, ठीक है, तो उसका वैल्यू यहाँ पे आता fx1 का, आया ना। यस सर। और अगर x2 का वैल्यू मैं यहाँ पे ले लेता, ये x2 यहाँ पे ले लेता, तो उसका वैल्यू यहाँ पे आता x2, आया ना, fx2, यस सर। है ना। तो अपने को ये दिख रहा है ना कि जो fx1 है वो fx2 से छोटा आ रहा है, यस सर। आया ना। तो अब इसमें एक चीज बताओ बेटे, अब मैंने x1 कहाँ पे लिया है, ब्लू वाला देखो, रेड वाला तो हमने देख लिया, ब्लू वाले को देखो, ब्लू वाला x1 मैंने यहाँ पे लिया है, तो अगर मैं इसका वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ पे आएगा fx1, ठीक है। और अगर मैं x2 का वैल्यू लूंगा तो x2 का वैल्यू भी तो y पे यही आ रहा है, आया ना। यस सर। मतलब x1 और x2 के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू बराबर आ रहा है, fx1 और fx2 बराबर आ रहा है x1 और x2 के लिए, हाँ है ना। यस सर। तो मतलब ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें कि भाई x1 अगर x2 से छोटा है तो उसका जो y का वैल्यू है वो एक दूसरे के बराबर भी आ सकता है, या fx1 जो है वो fx2 से छोटा भी हो सकता है। ये बात समझ में आ गई सबको? यस सर। ठीक है। तो अगर ऐसे ग्राफ बन रहे हैं, ऐसे फंक्शन आते हैं, तो उनको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग मतलब वो बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब एक बार दूसरे वाले ग्राफ की तरफ देखो, दूसरे वाले ग्राफ में आप x1 और x2 कहीं भी उठा लो, कहीं भी ले लो, ठीक है। अगर मैं x1 का वैल्यू निकालूंगा fx1 का तो ये यहाँ पे आएगा, अगर मैं fx2 का वैल्यू निकालूंगा बेटे तो fx2 का वैल्यू यहाँ पे आएगा। अब एक बात बताओ, दूसरे वाले ग्राफ को देख के कि कभी भी fx1 और fx2 का वैल्यू बराबर आ सकता है क्या? नो सर। नो सर। कभी भी बराबर आएगा, कभी भी बराबर नहीं आएगा। अगर बराबर नहीं आएगा तो उस पर इक्वलिटी भी हम नहीं चढ़ाएंगे, है ना, मतलब इक्वल कभी होगा ही नहीं, बराबर कभी आएगा ही नहीं। तो अगर ये बराबर नहीं आएगा और ये बढ़ रहा है तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब ये है कि लगातार बढ़ रहा है। फर्स्ट वाले को हम बोलेंगे बढ़ रहा है, सेकंड वाले को हम बोलेंगे लगातार बढ़ रहा है। बात समझ आ गई? यस सर। वो समझ आ गया बेटे? बोलो हाँ या ना। यस सर। ठीक है। इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में मेरे ख्याल से फर्क आपको अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। यस सर। चलो दूसरा वाला बात करते हैं अब अपन डिक्रीजिंग की। भाई जरूरी तो ना बड़े, कम भी तो हो सकता है। सेकंड डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है बेटे। सेकंड क्या है? डिक्रीजिंग फंक्शन। अब डिक्रीजिंग फंक्शन क्या, डिक्रीजिंग फंक्शन में कैसे, ये भी दो तरीके से आएगा। पहला तो आ जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। दूसरा आ जाएगा क्या, डिक्रीजिंग। अब ये भी आप समझ गए होंगे कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब आएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब आएगा, आया ना। इफ यस। x1 इज लेस देन x2, भाई x1 जो है वो तो x2 से छोटा ही होगा। दिस इम्प्लाइज f ऑफ x1 जो है वो ग्रेटर हो जाए किससे, fx2 से, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और अगर x1 जो x2 से छोटा है और इस पे y का जो वैल्यू है fx1 वो या तो इससे बड़ा हो जाए या इसके बराबर हो जाए,
तो इस डिक्रीजिंग रहेगा। ठीक है, कैसे, जैसे फिर से एग्जांपल ले लो आप। अब की बार जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा है बेटे, अब वो क्या हो रहा है, इस तरीके से गिर रहा है। ठीक है, और दूसरा वाला जो अपन ने ग्राफ बनाया उसमें ऐसे गिर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर अपन x1 ले लें और यहाँ पे अगर अपन x2 ले लें, ये x1 और x2, तो इसमें दिख रहा है ना कि x1 जो है वो x2 से छोटा होगा, और यहाँ पे x1 और x2 का वैल्यू देखो बराबर आएगा, मतलब fx1 जो है वो fx2 के बराबर आएगा यहाँ पे। और बाकी अगर हम कहीं और पॉइंट लेते हैं, जैसे अमन ने यहाँ पे पॉइंट ले लिया x1, तो इसके लिए fx1 का वैल्यू ये आ जाएगा, और अगर हमने यहाँ पे पॉइंट ले लिया x2, तो इसके लिए fx2 का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। तो इस केस में fx1 जो है वो fx2 से बड़ा हो जाएगा, है ना। मतलब पहले वाले केस में कुछ पॉइंट पे fx1 और fx2 का वैल्यू बराबर आएगा, और कुछ पॉइंट पे fx1 का वैल्यू बड़ा आ जाएगा fx2 से, क्योंकि अगर fx1 का वैल्यू fx2 से छोटा आता तब तो वो इंक्रीजिंग हो जाता, अभी तो fx1 का वैल्यू fx2 से बड़ा है तो वो डिक्रीजिंग है। बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, तो पहला वाला जो है इसको हम बोलेंगे डिक्रीजिंग। ठीक है, एक मिनट इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। और याद रखना बेटे, इसमें एक चीज समझ लो, ये कि ये मैंने मेरे ख्याल से आपको पहले भी बताया था कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसकी इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे लेस देन का साइन है तो यहाँ भी लेस देन का साइन होगा। ये बात अलग है कि यहाँ पे इक्वलिटी भी आ रही है, बट यहाँ देख लो आप, लेस देन है तो यहाँ भी लेस देन का साइन है, चाहे आप x की बात कर लो चाहे आप y की बात कर लो। मगर जैसे ही हम डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करेंगे बेटा, तो इक्वलिटी का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ देखो लेस देन है, यहाँ ग्रेटर देन हो गया। बात समझ में आई? ठीक है, यस सर। इस चीज का खासा ध्यान रखना। ये डिक्रीजिंग है, दूसरे वाले में आप x1 x2 कहीं भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको वैल्यू वही मिलेगी, मतलब x1 की हमेशा ही ज्यादा मिलेगी। ये क्या हो जाएगा fx2, ये हो जाएगा fx1। तो इस केस में x1 जो है वो x2 से छोटा तो है, मगर जैसे हम y के वैल्यू की बात करेंगे इनकी, तो y का वैल्यू पहले बड़ा आ जाएगा fx1 किससे, fx2 से। ठीक है, अब इसको हम बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्यों? क्योंकि इसमें कहीं भी इक्वलिटी आएगी नहीं, कहीं भी कोई भी आप पॉइंट ले लो, कहीं भी x1 और x2 का वैल्यू कभी बराबर ही नहीं आएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया बेटे सबको? Yes, sir. बेटे सबको क्लियर है, सबको समझ में आ गया? यस सर। यस, चलो शाबाश। इसको नोट कर रहे हो कि आगे बढ़े? कर रहे थे। कर लो कर लो। ऊपर वाला कर लिया था कि ऊपर वाला निकाल दो पहले बेटे? कर लिया था। कर लिया था, ठीक है, ये कर लो। सर हो गया। हो गया? बाकी सबने नोट कर लिया बेटे कि कर रहे हो? हो गया। हो गया। हो गया, आगे बढ़े अब। यस सर। Yes, sir. चलो, तो ये तो हो गया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। इसको ही हम बोलते हैं मोनोटोनिक फंक्शन, मतलब ऐसे फंक्शन जो बढ़ते हैं और कम होते हैं। ठीक है, उनका वैल्यू। अब नेक्स्ट यार, अब एक बात बताओ बेटे, ऐसे भी तो फंक्शन हो सकते हैं जो ना ही बढ़ रहे हो ना ही कम हो रहे हो। ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं नॉन मोनोटोनिक फंक्शन। ठीक है, मतलब सॉरी उल्टा बोलिए मैं, ऐसे फंक्शन भी तो हो सकते हैं जो बढ़ रहे हो कम हो रहे हो। ठीक है, जो बढ़ रहे हो और कम हो रहे हो, कैसे, मतलब मैं इनकी बात कर रहा हूँ, देखो लिख के बताता हूँ। नॉन मोनोटोनिक, ठीक है, नॉन मोनोटोनिक अपन किसको बोलेंगे? नॉन मोनोटोनिक उनको अपन उनको बोलेंगे फंक्शन which are increasing as well as decreasing in their domain।
ठीक है, डोमेन मतलब वही प्रांत अपने अपने अपना प्रांत में होने चाहिए भाई। कहीं अगर किसी फंक्शन का कोई प्रांत ही नहीं है तो वहां पे बनाने का फायदा भी क्या है। ठीक है, तो इसको अपन ऐसे देखेंगे कि भाई हमने जैसे एक ग्राफ बनाया, मान लो ये। अब बेटा कोई एक फंक्शन ऐसा भी तो हो सकता है ना जिसका ग्राफ ये बने कि भाई वो यहाँ से चलना शुरू हुआ, ऐसे ऊपर गया, फिर ऐसे थोड़ा सा नीचे गया, फिर वापस ऊपर गया, है ना। बिल्कुल हो सकते हैं बेटे ऐसे फंक्शन, बोलो आया ना, Yes. है ना। तो Yes, sir. ये जो पॉइंट है इसको हमने ए बोल दिया, जहां तक बढ़ रहा है उसको हमने बी बोल दिया। अब बी के बाद नीचे कम हुआ, कम होते होते एक पॉइंट यहाँ पे जहां तक सबसे कम हो गया, फिर मान लो इसको मैंने सी बोल दिया और सी के बाद इस पॉइंट को मैंने डी बोल दिया। ठीक है, तो अब आप इसमें एक चीज नोटिस करो बेटे कि यहाँ तो ग्राफ बढ़ रहा है, यहाँ कम हो रहा है, यहाँ फिर बढ़ रहा है। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को अपन बोलते हैं नॉन मोनोटोनिक, जहाँ पे जो ग्राफ होता है, जो फंक्शन होता है, वो कहीं पे बढ़ रहा है और कहीं पे कम हो रहा है। ठीक है, क्लियर हो गई बात बेटे, समझ में आ गया सबको। Yes. Yes, sir. ठीक है, तो अगर कोई फंक्शन नॉन मोनोटोनिक है ना बेटे, तो वहां पे अपन पता है क्या निकालते हैं, वहां पे अपन फंक्शन का इंटरवल निकालते हैं कि किस इंटरवल में फंक्शन जो है वो बढ़ रहा है और किस इंटरवल में फंक्शन कम हो रहा है। ठीक है, तो अब देखो इंटरवल मतलब आप ये देख लो कि एक छोटा सा पार्ट उठा लो, देख लो उसमें कहाँ से कहाँ तक बढ़ रहा है और कहाँ से कहाँ तक कम हो रहा है, अंतराल जिसको अपन बोलते हैं अंतराल। ठीक है, तो Yes, sir. अब एक बात बताओ मुझे, कौन से अंतराल में ग्राफ बढ़ रहा है। A से B और C से D. A से B और C से D. हाँ, तो To ए B. से लेके बी तक के बीच में जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, और फिर दूसरा अगर मैं लिखूं बी से लेके सी तक के बीच में कम हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। फिर सी से लेके डी तक के बीच में बेटे क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है। आई बात समझ, Yes, sir. Yes, sir. यहाँ तक सबको समझ में आ गया बेटे। Yes, sir. सर इसमें क्लोज्ड इंटरवल भी तो लग सकता है। हाँ, वो इंटरवल क्लोज ओपन वो हम लगा देंगे, वो ग्राफ के अकॉर्डिंगली लगा देंगे। अभी तो जस्ट मैंने रेंडमली बताया आपको कि ऐसा हो तो हम ये अंतराल लेंगे। ठीक है बेटे, यस सर। Yes, है ना, sir. वो तो ऑब्वियस बात है, वो तो अपन उसके हिसाब से लगा देंगे जैसा क्वेश्चन में दे रखा होगा अपने को, है ना। ठीक है, तो ओवरऑल इस पूरे फंक्शन को अपन बोलेंगे नॉन मोनोटोनिक, मतलब ऐसे फंक्शन जो बढ़ भी रहे हैं और कम भी हो रहे हैं। ठीक है, यस सर। Yes, sir. ठीक, इसको नोट कर लिया बेटे। क्या कर रहे हो, So, okay. हो गया, चलो ठीक है बेटे। अब मोनोटोनिसिटी क्या है, मोनोटोनिसिटी का मतलब ये है कि जो फंक्शन है वो बढ़ रहा है, घट रहा है। अब उसका जो बढ़ना और कम होना वो हम एक पॉइंट पे निकालेंगे। ठीक है, किस पे निकालेंगे बेटे, एक पॉइंट पे निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखो भाई, इससे पहले अपन एक अंतराल की बात कर रहे थे ना, एक इंटरवल की बात कर रहे थे कि इंटरवल में जो है वो बढ़ रहा है और कम हो रहा है। अब अपन इंटरवल के नहीं, एक पॉइंट के बात करेंगे कि उस पॉइंट पे जो है वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, कैसे, तो इसको आप ऐसे समझो कि ये मान लो इस तरीके से कोई एक ग्राफ है। ठीक है, इस तरीके से कोई ग्राफ है, मान लो मुझे इस पॉइंट पे निकालना है। ये जो पॉइंट है इसको मैंने क्या बोल दिया, ए बोल दिया। ठीक है बेटे, क्या बोल दिया, ए। ये एक पॉइंट है, इसके बारे में बताना है अपने को, इट एक्स बराबर ए। ठीक है, मतलब पूरे के पूरे फंक्शन में हम एक केवल एक पॉइंट
की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि उस पॉइंट पे हम चेक करेंगे कि ग्राफ इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। तो एक पॉइंट पे कैसे चेक करते हैं अपन, उसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बारे में भाई आप इसको ऐसे देखो कि x बराबर a, अपन ने एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, तो इसके लिए कुछ एक वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे, इसको मैंने मान लो एफ ए बोल दिया। क्यों एफ ए क्यों बोल दिया, क्योंकि इसके लिए मान लेते हैं अपन कि y बराबर एफ एक्स कोई एक फंक्शन है, ठीक है बेटे। अब इस पॉइंट पे चेक करने के लिए पता है हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे चेक करने के लिए हम ये करेंगे कि भाई ये जो ए पॉइंट है ना, इससे थोड़ा सा पहले, ठीक है, कोई एक पॉइंट हम ले लेंगे थोड़ा सा पहले। थोड़ा सा पहले मतलब बहुत कम डिस्टेंस पे, बहुत छोटा, ठीक है, ये वाला पॉइंट। इसको मैंने ले लिया क्या, a माइनस एच। क्या ले लिया बेटे, a माइनस एच। और यहाँ पे जो h है ना, h इज वेरी वेरी स्मॉल। वेरी वेरी स्मॉल मतलब h जो ये डिस्टेंस है वो बहुत छोटा है। बात समझ में आई, जैसे अपन लिमिट के केस में ले रहे थे ना, बहुत छोटा ले लिया अपन ने डिस्टेंस, याद आया, लिमिट के केस में कर रहे थे अपन, वैसे ही h जो है मैंने बहुत छोटा ले लिया, ठीक है, और एक इससे थोड़ा सा आगे ले लिया, ठीक है, मतलब मान लो यहाँ पे ले लिया, तो ये वाला जो पॉइंट है a प्लस एच, ठीक है बेटे। अब जो a माइनस एच है उसके लिए अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो उसके लिए वैल्यू यहाँ पे आएगा f ऑफ a माइनस एच के लिए, और a प्लस एच के लिए बेटे यहाँ आएगा, आया ना, यस सर। Yes. ठीक है। तो अगर ऐसा कंडीशन बन रहा हो ना कि आपने उस पॉइंट से एक कुछ डिस्टेंस कम या थोड़ा सा कम पॉइंट लिया है, या फिर ए से आपने थोड़ा सा ज्यादा पॉइंट लिया है, तो उसमें अगर ऐसी इनइक्वालिटी बन रही हो उनकी y में मतलब उनकी वैल्यू जो है वो कुछ ऐसे आ रही हो कि भाई सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी f ऑफ a प्लस एच, उससे छोटी वैल्यू क्या होगी f ऑफ a, और उससे भी छोटी वैल्यू क्या होगी f ऑफ a माइनस एच। अगर ऐसा कभी बन रहा हो वैल्यू में, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग एट x बराबर a, मतलब x बराबर a पे जो है वो इंक्रीज कर रहा है। बात समझ में आई? सर ये तो डिक्रीजिंग होना चाहिए डिक्रीजिंग होना चाहिए, सर, क्योंकि एफ ए प्लस एच की वैल्यू तो सबसे ज्यादा होगी ना। हाँ तो सबसे ज्यादा तो लिखी, अरे यार आगे क्या हो रहा है, मुझे तो लगता है मुझे चाय नहीं मिली ना, तो मैंने चीजें उल्टी सीधी लिखना स्टार्ट कर दी, a प्लस एच a माइनस एच। अब ठीक है, अब ठीक है मैडम, नो सर, अब भी ठीक नहीं क्या, सर ए प्लस एच इधर आएगा ना सब। a प्लस एच सबसे ऊपर है, उसके बाद उससे कम है f ऑफ a, उसके बाद सबसे कम है f ऑफ a माइनस एच। सही तो लिखा हुआ है, सर एफ ए प्लस एच इज ग्रेटर देन एफ ए होना चाहिए ना। हाँ सही कह रहे हो, हाँ सही में मुझे चाय नहीं मिली, ठीक है, इस चीज का मैं बहुत ज्यादा विरोध करूंगा, ठीक है है ना। अब ठीक है मैडम, यस सर। हाँ ऐसा होता है कई बार, है ना, आपके साथ भी होता है कि पीने को चाय ना मिले, कि मेरे साथ ही होता है, यस सर। होता है ना, Yes. सबके साथ होता है ना, हाँ सही बात है। आज मुझे सच में नहीं मिली तो इसलिए ऐसा हो गया मेरे साथ, और कम से कम कितना, दो से 3 बार हो गया ना ऐसा। यस सर। हाँ, हाँ और ये बात से मैं ध्यान रखूंगा, 2 कप चाय रखूंगा अपने पास, ठीक है। चलो ये तो हो गया किसके लिए, इंक्रीजिंग के लिए, ठीक है। डिक्रीजिंग के लिए देख लेते हैं, तो डिक्रीजिंग के लिए क्या हो जाएगा बेटे, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, नीचे आ जाएगा अगर, तो यहाँ पे लेट्स से एक पॉइंट ए है, तो ए के लिए जो वैल्यू है बेटे वो तो आ जाएगी एफ ऑफ ए, ठीक है, एफ ऑफ ए, ठीक। तो अब इससे थोड़ा सा कम वैल्यू ले लेंगे अपन, तो थोड़ा सा कम वैल्यू लेंगे तो मान लो वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ये है a माइनस एच,
और इससे थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू ले लिया तो ये हो गया a प्लस एच। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है f ऑफ a माइनस एच यहाँ आ जाएगा और a प्लस एच जो है बेटे वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, अब की बार जो f ऑफ a प्लस एच है वो किससे कम होगा, f ऑफ a से कम होगा, और f ऑफ a जो है वो f ऑफ a माइनस एच से कम होगा। अब ठीक है, यस सर। है ना? तो नाउ दिस इज डिक्रीजिंग एट x बराबर a। क्लियर? अगर ऐसा कंडीशन आ रहा है तो उसको अपन बोलेंगे कि वो क्या है, डिक्रीजिंग है। ठीक है बेटा? यस सर। यस, तो बस इस चीज का ध्यान रखना कि अगर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग लिखना है किसी एक पॉइंट पे तो उससे कम थोड़ा सा वैल्यू देख लेंगे और उससे ज्यादा देख लेंगे, और उसमें अगर सबसे जो बड़ा वैल्यू है वो मतलब कुछ इस तरीके से आ रहा है f ऑफ a प्लस एच, फिर उससे छोटा f ऑफ a, फिर उससे छोटा f ऑफ a माइनस एच, तो उसमें अपन क्या बोलेंगे, कंटिन्यू इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, और अगर ऐसा आ जाता है f ऑफ a प्लस एच जो है वो किससे बड़ा है, f ऑफ a से, और f ऑफ a किससे बड़ा है, f ऑफ a माइनस एच से, तो उस केस में अपन क्या बोलेंगे, वो डिक्रीजिंग है x बराबर a पे। ठीक है, किसी एक पॉइंट पे। यस सर। ठीक है, क्लियर है बेटा, सबको समझ में आ गया? यस यस सर। सर। यस, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, काफी ज्यादा कैलकुलस पढ़ लिया है ना, बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे यहाँ पे। ठीक है बेटे?